नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के शासन की एक बहुत ही अहम नस पर, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच का जो रिश्ता है उस पर। ये हमारे संविधान का, हमारे संघीय ढांचे का कह सकते हैं आधार है, और इसका पूरा ब्यौरा हमें संविधान के भाग 11 में मिलता है। आज हम कोशिश करेंगे कि इस रिश्ते के जो अलग अलग पहलू हैं, जैसे कानून बनाने की शक्ति या फिर शासन कैसे चलता है, पैसे का बंटवारा कैसे होता है, इन सब को समझें। और ये भी देखेंगे कि भाई आपसी तालमेल के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, झगड़े हों तो कैसे सुलझते हैं। सब कुछ हमारे पास जो जानकारी है उसी के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं, खोलते हैं इस जटिल गुत्थी को। तो सबसे पहले ये बताइए, संविधान ने ये शक्तियों का बंटवारा आखिर किया कैसे है? ये जो 3 सूचियों की बात होती है, संघ, राज्य और समवर्ती, ये क्या है असल में? हाँ, बिल्कुल। देखिए, संविधान ने बहुत ही सोच समझकर मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा है। एक तो है विधायी, यानी कानून कौन बनाएगा। दूसरा प्रशासनिक, मतलब शासन चलेगा कैसे। और तीसरा वित्तीय, यानी पैसा कहाँ से आएगा, कैसे बंटेगा। तो पहले विधायी वाले पहलू को देखते हैं। यह अनुच्छेद 245 से 255 में है। इसमें अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची है, और यहीं पर वो 3 लिस्ट हैं जिनका आपने जिक्र किया। ये शक्तियों का दायरा तय करती हैं, बिल्कुल साफ साफ। पहली है संघ सूची, यानी यूनियन लिस्ट। इसमें करीब 99 विषय हैं, और इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। संसद ही बना सकती है। जैसे कि देश की रक्षा का मामला हो, विदेश नीति हो, नागरिकता, रेलवे, बड़े बंदरगाह, बैंकिंग, मतलब वो सारे मुद्दे जो पूरे देश के लिए अहम है। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे, हाँ। बिल्कुल, जिन पर एक जैसी नीति जरूरी है। फिर आती है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें करीब 59 विषय हैं। सामान्य परिस्थितियों में इन पर कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्यों की है। उनकी विधानसभाएं कानून बनाती हैं, जैसे पुलिस व्यवस्था, पब्लिक हेल्थ यानी साफ सफाई, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई। ये सब वो मामले हैं जो ज्यादातर स्थानीय जरूरतों से जुड़े होते हैं। हाँ, ये तो समझ आता है। और तीसरी है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। ये काफी दिलचस्प है। इसमें करीब 52 विषय हैं, जैसे कि शिक्षा, जंगल, ट्रेड यूनियन, शादी तलाक, गोद लेना, आपराधिक कानून भी इसी में है। अब इन पर देखिए, केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। दोनों? अच्छा। हाँ, दोनों। इसका मकसद यह है कि इन जरूरी मुद्दों पर एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी रहे और राज्यों की अपनी जरूरतें भी पूरी हो सकें। एक सवाल उठता है, अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र ने भी कानून बना दिया और राज्य ने भी, और दोनों कानूनों में मतलब कोई टकराव हो गया, तब किसका कानून माना जाएगा? और क्या कभी ऐसा भी होता है कि केंद्र सरकार राज्यों के लिए जो विषय तय हैं, यानी राज्य सूची वाले विषय, उन पर कानून बना दे? यहीं पर तो मुझे लगता है वो संतुलन वाली बात आती है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, समवर्ती सूची में अगर टकराव होता है, मतलब केंद्र का कानून और राज्य का कानून अलग अलग बात कह रहे हैं, तो अनुच्छेद 254 साफ कहता है कि केंद्र का कानून ही मान्य होगा। अच्छा, केंद्र का ही? हाँ, इसके पीछे सोच यही है कि राष्ट्रीय हित या फिर पूरे देश में एकरूपता ज्यादा जरूरी है। और आपका दूसरा सवाल था कि क्या केंद्र राज्य सूची पे कानून बना सकता है? तो हाँ, बिल्कुल बना सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में। संविधान बनाने वालों ने ये व्यवस्था बहुत सोच समझ कर रखी थी, ताकि देश की एकता और अखंडता पर आंच ना आए। कैसी परिस्थितियां होती हैं वो? कई हैं। जैसे अनुच्छेद 249 कहता है कि अगर राज्यसभा, जो कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है संसद में, अगर वो अपने उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास कर दे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना जरूरी है, तो संसद उस राज्य सूची के विषय पर 1 साल के लिए कानून बना सकती है। अच्छा, मतलब राज्यों की सहमति से ही एक तरह से? हाँ, कह सकते हैं। फिर अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 250 के तहत, तब तो देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। उस स्थिति में संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की पूरी शक्ति मिल जाती है। इसके अलावा अगर 2 या उससे ज्यादा राज्य खुद मिलकर संसद से अनुरोध करें कि भाई हमारे लिए इस विषय पर आप कानून बना दीजिए, तो अनुच्छेद 252 के तहत संसद ऐसा कर सकती है। या फिर मान लीजिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता हुआ है, उसे लागू करने के लिए जरूरी है, तो अनुच्छेद 253 के तहत भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है।
और राष्ट्रपति शासन? हाँ बिल्कुल। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, अनुच्छेद 356, तब उस राज्य की विधानसभा की सारी विधायी शक्तियां संसद के पास चली जाती हैं। तो संसद उस राज्य के लिए कानून बना सकती है। तो कुल मिलाकर कानून बनाने के मामले में देखा जाए तो केंद्र का पलड़ा कुछ भारी लगता है, खासकर विशेष परिस्थितियों में तो है ही। चलिए, ये तो हुई कानून बनाने की बात। अब आते हैं प्रशासन पर। अनुच्छेद 256 से 263 कानून तो बन गए, पर उन्हें लागू कौन करवाएगा? रोजमर्रा का शासन कैसे चलेगा? केंद्र और राज्यों के बीच इसमें कैसा तालमेल रहता है? देखिए, प्रशासनिक संबंधों का जो मूल सिद्धांत है वो अनुच्छेद 256 में दिया गया है। ये कहता है कि हर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस तरह से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन हो। मतलब राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो केंद्रीय कानूनों को लागू करवाएं? बिल्कुल। और इतना ही नहीं, अनुच्छेद 257 ये भी कहता है कि केंद्र राज्यों को जरूरी निर्देश भी दे सकता है ताकि राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो केंद्र की प्रशासनिक व्यवस्था के काम में कोई बाधा न डाले। ये सुनने में थोड़ा ऐसा नहीं लगता कि केंद्र का नियंत्रण ज्यादा है? लग सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय नीतियां ठीक से लागू हो सकें। इसमें एक संतुलन बनाने की कोशिश भी है। जैसे आपसी सहमति से केंद्र अपने कुछ काम राज्यों को सौंप सकता है और राज्य अपने कुछ काम केंद्र को। और यहाँ पर जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। हाँ, IAS, IPS। हाँ, IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये अधिकारी केंद्र द्वारा भर्ती किए जाते हैं, लेकिन काम राज्यों के कैडर में भी करते हैं। तो ये एक तरह से केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक पुल का काम करते हैं। इनसे देश भर में प्रशासन में एक जैसी क्वालिटी और समन्वय बनाने में मदद मिलती है। लेकिन इन पर विवाद भी तो होता है। कई बार राज्य इन्हें केंद्र के एजेंट की तरह देखते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। ये तनाव का एक बिंदु रहा है। कई बार राज्यपाल की भूमिका भी इसी तरह के सवालों के घेरे में आती है कभी कभी। खैर, ये प्रशासनिक संबंधों का एक पहलू है। ये बात तो है। अखिल भारतीय सेवाओं का मुद्दा और राज्यपाल की भूमिका, ये अक्सर चर्चा में रहते हैं। खैर, तो हमने विधायी देख लिया, प्रशासनिक भी। अब आते हैं उस चीज पर जिसके बिना कुछ नहीं चलता, पैसा, वित्तीय संबंध। अनुच्छेद 264 से 283, टैक्स कौन लगाएगा, कौन वसूलेगा और फिर वो पैसा बटेगा कैसे? ये तो शायद सबसे ज्यादा खींचतान वाला पहलू होता होगा, है ना? निश्चित रूप से वित्तीय संबंध बहुत ही संवेदनशील और कह सकते हैं महत्वपूर्ण होते हैं। और संविधान ने यहां भी शक्तियों का बंटवारा काफी विस्तार से किया है। कुछ टैक्स ऐसे हैं जो केंद्र लगाता है और वसूलता भी है, लेकिन जो पैसा आता है वो राज्यों को सौंप दिया जाता है। कुछ टैक्स केंद्र लगाता और वसूलता है और फिर उसे केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है, जैसे इनकम टैक्स, कृषि आय को छोड़कर। अब GST आने के बाद व्यवस्था थोड़ी बदली है, खासकर जो अंतर्राज्यीय व्यापार पर IGST लगता है, अनुच्छेद 269A, उसके बंटवारे की व्यवस्था संसद तय करती है GST काउंसिल की सिफारिश पर। और राज्यों को सीधे मदद भी मिलती है केंद्र से, ग्रांट्स वगैरह। हाँ बिल्कुल। सिर्फ टैक्स के बंटवारे से राज्यों का काम नहीं चलता, उनकी जरूरतें ज्यादा होते हैं। इसलिए संविधान में केंद्र से राज्यों को सहायता अनुदान, ग्रांट्स इन एड, का भी प्रावधान है। ये मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक तो है सांविधिक अनुदान, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, अनुच्छेद 275। ये कुछ राज्यों को उनकी विशेष जरूरतों के लिए दिए जाते हैं, संसद कानून बनाकर तय करती है। और दूसरे होते हैं विवेकाधीन अनुदान, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, अनुच्छेद 282। ये केंद्र अपनी मर्जी से किसी भी लोक उद्देश्य के लिए किसी भी राज्य को दे सकता है। इन पर अक्सर विवाद भी होता है कि ये भेदभावपूर्ण हो सकते हैं। और यहीं पर वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका जिक्र अनुच्छेद 280 में है। असल में वित्त आयोग का मुख्य काम ही यही है कि वो सिफारिश करे कि केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स से होने वाली कमाई का बंटवारा कैसे हो और राज्यों को कितना अनुदान दिया जाए, किन सिद्धांतों पर दिया जाए। एक तरह से देखें तो ये आयोग ही केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन साधने वाला सबसे बड़ा संवैधानिक जरिया है। वित्त आयोग, हाँ, नाम तो बहुत सुना है। ये कैसे काम करता है? हमारे स्रोत इसके गठन और भूमिका के बारे में क्या बताते हैं? मतलब कौन होते हैं इसमें, कैसे नियुक्ति होती है? देखिए, स्रोतों के अनुसार वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक संस्था है, क्वासी जुडिशियल बॉडी। अर्ध न्यायिक मतलब ये कि ये सबूतों की जांच कर सकता है, गवाहों को बुला सकता है, अपनी सिफारिशें देता है, लेकिन इसके फैसले सीधे अदालती आदेश की तरह लागू नहीं होते। ये सलाहकारी होते हैं सरकार के लिए।
राष्ट्रपति हर 5 साल में या जरूरत पड़ने पे पहले भी इसका गठन करते हैं। जहां तक मुझे याद है, पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी, और हमारे नोट्स में है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह थे। यहाँ एक छोटा सा करेक्शन है, पनगड़िया नहीं। अच्छा, एनके सिंह। हाँ, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी योग्यता क्या होगी, यह संसद कानून बनाकर तय करती है। आमतौर पर सार्वजनिक मामलों के अनुभवी लोग, जज, अर्थशास्त्री, वित्त मामलों के जानकार इसमें होते हैं, और इनके मुख्य काम, जैसा मैंने बताया, टैक्स बंटवारे और अनुदान के सिद्धांत तय करना है। साथ ही ये राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधन बढ़ाने के लिए राज्य की संचित निधि को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी उपाय सुझाता है। अच्छा, मतलब लोकल बॉडीज के लिए भी सोचते हैं ये। हाँ, ये भी इनका एक महत्वपूर्ण काम है। तो कुल मिलाकर इनका लक्ष्य होता है कि देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास हो और राज्यों को अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पर्याप्त पैसा मिले। इनकी सिफारिशें सरकार मान भी लेती है आमतौर पर, हालांकि बाध्यकारी नहीं होती। ठीक है, तो शक्तियां बढ़ गईं, कानून बन गए, प्रशासन चल रहा है, पैसा भी बढ़ गया वित्त आयोग की मदद से। लेकिन जब इतने सारे एक्टर्स हैं, एक केंद्र सरकार, इतने सारे राज्य, तो जाहिर है आपस में तालमेल बिठाना, और अगर कोई झगड़ा हो जाए तो उसे सुलझाना भी जरूरी है। इसके लिए क्या इंतजाम है संविधान में या उसके बाहर? हाँ, सहयोग और समन्वय के लिए भी कई व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। इसमें सबसे अहम है अंतर्राज्यीय परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल। इसका प्रावधान सीधे संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है। राष्ट्रपति इसे स्थापित कर सकते हैं। इसका काम है राज्यों के बीच या केंद्र और राज्यों के बीच जो साझा हितों के मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करना। अगर कोई विवाद है तो उसकी जांच करना और उस पर सलाह देना। ये कब बनी थी? हमारे स्रोतों के अनुसार इसका गठन 1990 में हुआ था, सरकारी आयोग की सिफारिश पर। अच्छा, सरकारी आयोग की सिफारिश पर। हाँ, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, कुछ केंद्रीय मंत्री, ये सब इसके सदस्य होते हैं। तो ये सहकारी संघवाद का एक बहुत बड़ा मंच है। फिर आती हैं क्षेत्रीय परिषदें, जोनल काउंसिल्स। ये संविधान में नहीं थी। इन्हें संसद ने कानून बनाकर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत बनाया था। देश को 5 जोन में बांटा गया, उत्तर, मध्य, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, और हर जोन की अपनी एक परिषद है। इनके मुख्यालय भी अलग अलग है शायद। हाँ, जैसे उत्तरी क्षेत्र का मुख्यालय नई दिल्ली में है, मध्य का प्रयागराज में, पूर्वी का कोलकाता, पश्चिमी का मुंबई और दक्षिणी का चेन्नई में। इनका मकसद होता है क्षेत्रीय स्तर पर राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना, आर्थिक और सामाजिक योजना में समन्वय करना, सीमा विवाद, भाषाई अल्पसंख्यक, अंतर्राज्यीय परिवहन जैसे मुद्दों पर बात करना। और केंद्रीय गृह मंत्री इन सभी परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। और पूर्वोत्तर के लिए अलग से है शायद। हाँ, बिल्कुल। पूर्वोत्तर के राज्यों की विशेष जरूरतों को देखते हुए उनके लिए एक अलग पूर्वोत्तर परिषद, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाई गई। ये 1971 के एक अलग अधिनियम से 1972 में बनी थी, और बाद में 2002 में सिक्किम को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अच्छा, तो ये परिषदें तो हो गई सहयोग और चर्चा के लिए, लेकिन कई बार तो राज्यों के बीच सीधे सीधे टकराव हो जाता है, खासकर नदियों के पानी को लेकर। ये तो हम अक्सर सुनते हैं, कावेरी जल विवाद, सतलुज यमुना लिंक नहर। ये तो बहुत गंभीर और कई बार भावनात्मक मुद्दे बन जाते हैं। इनके निपटारे के लिए क्या व्यवस्था है? आपने बिल्कुल सही कहा। नदी जल विवाद बहुत पेचीदा और संवेदनशील होते हैं। इसके लिए संविधान में एक अलग ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 262। ये अनुच्छेद संसद को ये अधिकार देता है कि वो अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के पानी के इस्तेमाल, बंटवारे या नियंत्रण से जुड़े किसी भी विवाद के निपटारे के लिए कानून बना सकती है। अच्छा, संसद कानून बना सकती है। हाँ, और अनुच्छेद 262 ये भी कहता है कि संसद ये तय कर सकती है कि ऐसे किसी भी विवाद में न तो सुप्रीम कोर्ट और ना ही कोई और अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करेगी। मतलब अदालतों को उससे बाहर रखा जा सकता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे सोच ये थी कि ये मामले बहुत तकनीकी होते हैं और इनमें राज्यों के बीच बहुत गहरे राजनीतिक और भावनात्मक मुद्दे जुड़े होते हैं। तो शायद ये सोचा गया कि इन्हें अदालती प्रक्रिया की लंबी पेचीदगियों से अलग एक विशेष व्यवस्था के जरिए सुलझाया जाए। और इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए संसद ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 बनाया। इस कानून के तहत अगर कोई राज्य सरकार अनुरोध करती है तो केंद्र सरकार विवाद को सुलझाने के लिए एक अस्थायी न्यायाधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल
बना सकती है। ट्रिब्यूनल, हाँ, नाम सुना है। हाँ, और इस ट्रिब्यूनल का जो फैसला होता है वो अंतिम और बाध्यकारी माना जाता है। हमारे स्रोतों में कई ऐसे ट्रिब्यूनलों का जिक्र है, जैसे कृष्णा जल विवाद ट्रिब्यूनल 1969, गोदावरी 1969, नर्मदा 1969, रावी व्यास 1986, कावेरी 1990 और हाल ही में महानदी जल विवाद के लिए भी 2018 में बना। लेकिन क्या ये ट्रिब्यूनल हमेशा कामयाब होते हैं? कई विवाद तो दशकों तक चलते रहते हैं। ये सच है। ट्रिब्यूनल के फैसले आ जाने के बाद भी उन्हें लागू करवाने में कई बार बहुत समय लग जाता है और राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी जरूरत होती है। ये एक जटिल प्रक्रिया है। आयोग बनते रहे हैं, जैसे सरकारी आयोग का नाम अभी आया, पुंछी आयोग भी है शायद, स्रोतों में इनका भी जिक्र है। इनकी क्या भूमिका रही है? हाँ, ये आयोग बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। देखिए, समय के साथ देश की राजनीति बदलती है, अर्थव्यवस्था बदलती है, समाज बदलता है, तो जाहिर है केंद्र और राज्यों के रिश्तों की प्रकृति भी बदलती है। इन बदलावों को समझने और व्यवस्था में जरूरी सुधार लाने के लिए समय समय पर आयोग बनाए गए हैं। जैसे पहला प्रशासनिक सुधार आयोग ARC था 1966 में, उसने भी इस पर विचार किया था। फिर तमिलनाडु सरकार ने 1969 में राजम मन्नार समिति बनाई थी, जिसने राज्यों को ज्यादा स्वायत्ता देने की बात कही थी। राजम मन्नार समिति, हाँ। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चित और प्रभावशाली माना जाता है वो शायद सरकारिया आयोग ही है, जो 1983 में बना था। न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के लगभग हर पहलू पर बहुत गहराई से विचार किया और करीब 247 सिफारिशें दी। 247, काफी ज्यादा। हाँ, बहुत व्यापक काम था। इसने मजबूत केंद्र की जरूरत को माना, लेकिन साथ ही राज्यों की स्वायत्ता का भी सम्मान करने पर जोर दिया। इसकी कई सिफारिशें महत्वपूर्ण मानी गईं, जैसे अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, जो बाद में हुआ भी, राज्यपालों की नियुक्ति और भूमिका पर भी इसने अहम सुझाव दिए। फिर बाद में 2007 में मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक और आयोग बना, पुंछी आयोग। इसने भी बदलते हुए समय, खासकर उदारीकरण के बाद के दौर को ध्यान में रखते हुए नए सुझाव दिए। तो ये आयोग एक तरह से हमारे संघीय ढांचे का हेल्थ चेकअप करते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये आयोग दिखाते हैं कि केंद्र राज्य संबंध कोई स्थिर चीज नहीं है, ये पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक गतिशील रिश्ता है, एक लगातार चलने वाला संवाद है, जिसमें संतुलन बनाने की कोशिश चलती रहती है। ये भारतीय संघवाद के विकास की कहानी भी बताते हैं कि कैसे हम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़े हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे हमारा संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का एक बहुत ही जटिल लेकिन सोचा समझा जाल बुनता है, चाहे वो कानून बनाने की शक्ति हो या प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी या फिर सबसे जरूरी पैसे के बंटवारे का मामला। इसमें सहयोग बढ़ाने के लिए मंच भी हैं, जैसे अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषदें, और विवाद सुलझाने के लिए भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे नदी जल ट्रिब्यूनल। ये रिश्ता ही है जो हमारे देश की इतनी सारी विविधताओं को एक साथ बांध कर रखता है ना? बिल्कुल, ये हमेशा से एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने का मामला रहा है। एक तरफ एक मजबूत केंद्र की जरूरत है जो देश को जोड़े रखे, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करें, और दूसरी तरफ राज्यों की स्वायत्ता भी उतनी ही जरूरी है ताकि वो अपनी स्थानीय जरूरतों, अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें, अपनी पहचान बनाए रख सकें। इसी संतुलन को कभी हम सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नाम देते हैं, जहां केंद्र और राज्य मिलकर टीम की तरह काम करते हैं। तो कभी इसे प्रतिस्पर्धी संघवाद, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी कहा जाता है, जहां राज्य विकास के लिए, निवेश के लिए एक दूसरे से होड़ करते हैं। ये दोनों ही पहलू हमारे सिस्टम में मौजूद हैं और दोनों की अपनी जगह है। हाँ, आज का दौर बदल रहा है, अर्थव्यवस्था बदल रही है, GST जैसी नई वित्तीय व्यवस्थाएं आ गई हैं, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा है, विकास की चुनौतियां भी नहीं हैं। तो सवाल यह है कि क्या हमारी मौजूदा समन्वय की व्यवस्थाएं, जैसे अंतर्राज्यीय परिषद या क्षेत्रीय परिषदें, क्या ये भविष्य की इन चुनौतियों के लिए पर्याप्त हैं, या फिर इन्हें और प्रभावी बनाने के लिए, इन्हें और मजबूत करने के लिए, या शायद इनमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार विचार विमर्श होते रहना चाहिए।